ठीक है, एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। इंडिया इट्स एसडीजी प्लस गोल एंड स्ट्रेटजी जो अप्लाई, ये कल 1 जनवरी का क्वेश्चन था, 1 जनवरी का था, एडिटोरियल था। ये अच्छा एडिटोरियल था, मैंने इसलिए आज इसको ले लिया। आज भी 1-2 अच्छे थे, उसको मैं कल ले लूंगा, लेकिन ये कल मैं आ नहीं पाया था, तो इसीलिए मैंने इसको आज ले लिया कि इंडिया इट्स एसडीजी गोल एंड स्ट्रेटजी टू अप्लाई, भारत इसके जो सतत विकास लक्ष्य वो क्या है और उसने आगे कैसे अब उसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये इस एडिटोरियल को समझने से पहले ये कुछ बातें समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, उसके बाद समझेंगे एसडीजी क्या होता है, एसडीजी मतलब सतत विकास लक्ष्य क्या होता है, भारत ने अभी तक क्या अचीवमेंट किया है उसको देखेंगे, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं उसको देखेंगे, आगे क्या हो सकता है उसको देखेंगे। ठीक है, उसके सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ये एसडीजी होता क्या है, किसी को कुछ मालूम है क्या होता है ये, यानी कि सतत विकास लक्ष्य क्या होता है, सतत विकास लक्ष्य क्या होता है, क्या होता है, किसी को कुछ पता है? किसी को कुछ पता है क्या, सतत विकास लक्ष्य क्या होता है? जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट करके, सर हाँ पता है, नहीं पता है, कुछ पढ़ा है उसके बारे में। ये एसडीजी जो है ये सतत विकास लक्ष्य होता क्या है, क्यों लाया गया था और किसने लाया था, कब के लिए लाया था, कुछ पता है क्या किसी को? नहीं पता है तो मैं थोड़ा डिटेल में हिस्ट्री बताता हूँ आपको, थोड़ा कहानी समझा देता हूँ, तभी समझ में आएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि अभी 10 दिन 20-25 दिन पहले खूब बारिश हो रही थी ना, हर इलाकों में बारिश हो रही थी। ठीक है, हर इलाकों में खूब बारिश हो रही थी। अब बारिश हो रही थी, उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से खूब तेज 2-3 दिन 4-5 दिन खूब गर्मी पड़ी, खूब गर्मी पड़ी थी, खूब गर्मी पड़ी थी, तो उसको बोला जा रहा था हीट वेव आ गई है। ठीक है, हीट वेव यानी कि एकदम बहुत ही जिसको बोलते हैं गर्मी का उफान जिसको बोलते हैं वो आ गया। उसके बाद अचानक से देखिए 2-3 दिन में फिर देखिए कि फिर मौसम चेंज हो गया। अब मई के महीने में सोच सकते हैं, मई के महीने में कभी इतनी भयंकर गर्मी होती थी, कभी ऐसी बारिश नहीं होती थी। अब जो मौसम देखिए बड़ा सुहावना सा मौसम हो गया है सभी को, जो क्या नाम बड़े बड़े शहरों में है जैसे दिल्ली मुंबई, यहाँ पे सभी बोलते थे कि मई के महीनों के बाद वहां जाना है, पहाड़ों पे जाने की सोचते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, देखिए मौसम कैसे बदल रहा है, मौसम कैसे अचानक से बदल रहा है। तो पहले मौसम क्या था, पहले मौसम था क्या नाम खूब बारिश हुई, फिर उसके बाद क्या नाम ऐसा खूब तेज गर्मी आई, फिर अब क्या हो रहा है, फिर बारिश हो रही है और मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो मौसम का बदलाव है, जो एक कंसिस्टेंसी है, उसमें एक रूपता नहीं है। ठीक है, उसमें एक रूपता है ही नहीं, एक रूपता नहीं है ना। अब देख रहे होंगे कि क्या नाम गर्मी के महीने में ऐसे टाइम पे बारिश होती है जब बारिश का कोई आसार नहीं होता है, कभी इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है, कभी इतनी कम गर्मी रहती है। ठीक है, बारिश जब होती है तो कभी मूसलाधार बारिश हो जाएगी कि पूरा बाढ़ ही आ जाएगा, कभी बारिश ही नहीं होगी। ठीक है, अब जब कभी ठंडी आती है तो इतनी तेज ठंडी होती है, कभी कि बहुत ज्यादा होने लगता है, कभी क्या होता है कि गर्मी क्या, अब एक गर्मी ठंडी जो होती है, ठंडी का मौसम होता है मुश्किल से 15-20 दिन का होता है बस। तो अब क्या हो गया है कि पहले के जमाने में अगर आप लोग अपने थोड़ा बुजुर्गों से पूछिए वो कैसे होता था पहले का मौसम, तो बताते थे कि टाइम पे बारिश होती थी, टाइम पे गर्मी होती थी लेकिन इतनी नहीं होती थी, ठंडी होती थी, खूब ठंडी होती थी। ठीक है, मतलब उनका कहने का मतलब ये था जो मौसम है वो मौसम अपना इतना करवट नहीं बदलता था जितना अब होने लगा। ठीक है, अब जितना होने लगा, अब क्या हो गया है मौसम में एक रूपता नहीं रह गई, तो इसी को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो ये जो फिनोमेना है, जो मौसम में इतना ज्यादा बदलाव हो रहा है, ये आज से नहीं, ये हमको 30 साल पहले पता चल गया था, 30 या 40 साल पहले पता चल गया था हमको कि जो है ये मौसम जो है ये पूरे पूरे विश्व का बहुत तेजी से बदल रहा है और पहले की परिस्थितियां अब ऐसी नहीं है। ठीक है, तो 1972 में सबसे पहला एक वर्ड सस्टेनेबल नाम जो आया था, जो अभी आप लोग यूज कर रहे हैं सस्टेनेबल, तो 1972 में सबसे पहले ये नाम उपयोग में आया था
जब ये बात की गई थी कि जो आने वाला जनरेशन होगी, मौसम होगा, उसको सतत रखा जाए, ठीक है। तब ये पहली बार बात आई थी कि हाँ ये मौसम बदल रहा है। तो आपको पता है कि अगर थोड़ा सा इन्वायरमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, तो इन्वायरमेंट में जो संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी है, यूएन क्लाइमेट, यूएनएफसीसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर क्लाइमेट चेंज, ये 1992 में बना था। 1992 में एक फोरम बनाया गया संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन का एक फोरम बनाया गया, जहां पे ये डिस्कस किया जाएगा कि जो आने वाला जलवायु परिवर्तन है वो किस तरीके से बदल रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो ये सब चीजें बताई जाएंगी। तो उसी के अंदर एक बॉडी थी जिसको बोला जाता है आईपीसीसी। ये बॉडी है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। एक बॉडी है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। एक संस्था बनाई गई आईपीसीसी, जिसको ये काम दिया गया कि आप रिसर्च कीजिए और एक्सटेंसिव स्टडी कीजिए, पूरे विश्व का स्टडी कीजिए, और ये हमको रिसर्च करके बताइए कि जो ये जलवायु परिवर्तन है किस तरीके से हो रहा है, इसका असर क्या क्या होगा और क्यों ये हो रहा है, उससे बचने के उपाय बताइए। 3-4 चीजें इसको टास्क दिया गया कि ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कहां कहां पे ज्यादा हो रहा है और कितना होगा, अभी किस तरीके से बदलाव हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है। तो आईपीसीसी ने जब इसकी 6 रिपोर्ट अभी तक आ चुकी है। जब आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा एनवायरमेंट तो इसमें डिटेल में बताया जाएगा आपको। तो आईपीसीसी की 6 रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है। तो आईपीसीसी जो है वो शुरुआत से ये कह रहा है कि जो हमारा औद्योगिक क्रांति जब आई थी 1750 में, 1750 में जब औद्योगिक क्रांति आई तब क्या हुआ, कोयले के इंजन बनने लगे। तो कोयले के इंजन क्या होते थे, पहले जब बनते थे बहुत ज्यादा धुआं छोड़ते थे। अभी भी आप लोग देखते होंगे बहुत सारी रेलगाड़ियों में, ट्रेन में कोयले के इंजन उपयोग होते हैं। तो बहुत जब अचानक से जब रेलगाड़ी जब स्टेशन से छोड़ती है तो बहुत तेजी से काला काला धुआं छोड़ती है ना। तो 1750 में जब कोयले के इंजन बन गए, हर तरीके से औद्योगिक क्रांति आना स्टार्ट हुई, तो क्या हुआ कि तब से लेके अब का जो मौसम है वो कम से कम 1.5 डिग्री बदल चुका है, 1.5 से 2 डिग्री तक बदल चुका है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि 1750 ईस्वी में जो नॉर्मल टेम्परेचर था, नॉर्मल टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री किसी दिन रहता था नॉर्मल टेम्परेचर, तो अब क्या हो गया है कि औद्योगिक क्रांति के बाद से हमने इतना ज्यादा वातावरण को प्रदूषित कर दिया है, उसकी वजह से जो हमारा तापमान है वो नॉर्मल से क्या हो गया है, 1.5 से 2 डिग्री बदल चुका है, ठीक है, 1.5 से 2 डिग्री ज्यादा हो चुका है। मतलब अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए पहले 30 डिग्री किसी दिन टेम्परेचर होता है, तो अब क्या हो गया 30.5 या 32 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आईपीसीसी ने पहले से ही बता के रखा है। तो अभी हाल ही में आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट आई है 2021 में, 21 के लास्ट में आई है 2000 आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट। उसने बताया कि जो ये क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन है, वो अब इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब वो होने ही वाला है। अब इसको हम वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, इससे हम बच सकते हैं, बस ये जलवायु परिवर्तन होके ही रहेगा, ठीक है। तो इसने ये बताया कि अब जो मौसम में अनियमितता आएगी इस तरीके से, जैसे अभी आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, पहले बारिश आ रही है, फिर ठंडी आ रही है, फिर गर्मी आ रही है, अचानक से मौसम बदल रहा है। तो जो मौसम बदलने की जो अनियमितता है, आज से नहीं, ये 5-6 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर दी गई थी, ये बता दिया गया था कि इस तरीके से मौसम होने वाला है, ठीक है। तो अब इसके लिए उसने बहुत सारे एक्शन प्लान बताए थे। वो एक्शन प्लान आप लोग अपनी एनवायरमेंट की क्लासेस में पढ़ेंगे भी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें अभी हिंट देना चाहूंगा कि अब एसडीजी क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2000 से लेके 2015 तक के लिए एक बनाया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एमडीजी बनाया था 2000 से लेके 2015 तक। एक कुछ सभी स्टेट्स के लिए, सभी प्रदेश के, विश्व के देशों के लिए कुछ गोल सेट किए थे कि इसको आपको 15 साल में अचीव करना है। अभी बताता हूं क्या है, ठीक है, 15 साल में आपको ये अचीव करना है।
तो 2000 से लेके 2015 तक इसको बोलते हैं MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये उस टाइम जब आया था यूपीएससी में खुद हर साल पूछा जाता था MDG क्या है, कौन कौन से इसके लक्ष्य हैं। ठीक है, 2015 में ये समाप्त हो गया। तो 2015 से लेके 2030 तक के लिए, 2015 से लेके 2030 तक के लिए अब यूनाइटेड नेशन का यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो गोल आया है उसको बोलते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि सतत विकास लक्ष्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें 17 लक्ष्य हैं, 17 मेन लक्ष्य हैं और टोटल मिला के 34 या 35 लक्ष्य हैं। ठीक है, 17 लेकिन मेन है। इसमें कुछ लक्ष्य बताए गए हैं कि ये एम है कि सभी राष्ट्रों को 15 सालों में इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, उसमें क्लाइमेट भी है, बहुत सारे तरीकों से है, सब कुछ है। ठीक है, तो उसको देखते हैं सबसे पहले कि है क्या ये। अब सभी लोग, अगर आपको पता है कि SDG क्या होता है तो 1 से लेकर 17 तक सभी लोग लिख दीजिए चैट बॉक्स पे। सभी लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग SDG 1 से लेकर 17 तक लिखेंगे। और ये जो SDG है ये आपको याद भी करना है, ये याद भी होना चाहिए। PCS, यूपी PCS में तो डायरेक्ट पूछता है कि SDG 10 क्या है, 9 क्या है, 8 क्या है। ठीक है, यूपीएससी में डायरेक्ट नहीं पूछता है, बट आपको याद होना चाहिए और वो इनडायरेक्टली तरीके से पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो बताइए SDG 1 से लेके 17 तक बताइए, 1 से लेके 17 तक सभी लोग बताइए। अरे भाई, जो मैं पूछ रहा हूं वो तो बताओ, एटलीस्ट एक दो SDG तो बताओ। दो कोई बताओ, दो कोई बताओ, दो करके बताओ। ऐसे ही 17 लक्ष्य हैं टोटल, सभी लोग बताइए। इसको मैंने कहा भी है कि जहां आप लोग पढ़ रहे हो वहां पे अपनी मेज के सामने चिपका लीजिए अपनी दीवार पे। ठीक है, 17 लक्ष्य लिख लीजिए, इसको याद भी कर लीजिए, पूरी तरीके से इसको कंठस्थ कर लीजिए, उंगलियों पे होना चाहिए। SDG 1 क्या होता है? SDG 1 क्या है? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। ठीक है, नहीं पता है तो एक बार नेट पे देख लीजिए, मैं दिखाता भी हूं आपको, दिखाता हूं कहां से आएगा ये। ठीक है, यहां पे नेट पे टाइप कीजिए SDG गोल। ठीक है, SDG आएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे गोल आएंगे इस तरीके से आएगा। यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और डिटेल में पढ़ लीजिए, देखिए ये लिखा है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको सभी लोग, मैंने कई बार इसको बताया भी है आपको, कई बार इसको बताया भी है कि इसको लिख लीजिए, इसको जहां भी है इसको चिपका लीजिए, इसे लिख लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य, 17 गोल हैं। ठीक है, पहला है नो पॉवर्टी, यानी कि कहीं भी गरीबी नहीं होनी चाहिए इन 15 सालों में। दूसरा है जीरो हंगर, यानी कि जो भूख से लोग मर जाते हैं वो क्या होना चाहिए? SDG, यानी कि अब जीरो हंगर, यानी कि कहीं भी भूख से लोग नहीं मरने चाहिए। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बींग, यानी कि सबको सही स्वास्थ्य मिले। ठीक है, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, सबको सही शिक्षा मिले, क्वालिटी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले। जेंडर इक्वालिटी, सभी बराबरी हो, पुरुष और महिलाओं में बराबरी हो। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सभी को साफ पानी और स्वच्छता मिले। छठा है, सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सभी को जो ऊर्जा है वो बराबर तरीके से मिले और क्लीन मतलब साफ सुथरी ऊर्जा मिले, सौर ऊर्जा, नवीकरणीय जितने तरीके की ऊर्जा है। आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सभी को काम मिले और जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो यानी कि आर्थिक विकास है वो होती रहे। नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्री है यानी कि औद्योगिकरण है उसमें नए तरीके आते रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ोतरी होती रहे। 10वां है रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो असमानता है। ठीक है, गरीब अमीर के बीच में जाति भेद, जो भेदभाव है, काले गोरों के बीच में जो असमानता है। ठीक है, और रिलीजन, इस धर्म के उस धर्म के बीच में जो असमानता है वो कम की जाए। 11वां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, हमारी जो ये सिटीज है, शहर है, वो सस्टेनेबल होने चाहिए, मतलब कि एक तरीके से सतत होने चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का रोकथाम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ ये सीरियल वाइज ही याद करना है, ये पहले पे क्या है, दूसरा पे क्या है, तीसरा पे क्या है, चौथे पे क्या है, ऐसे ही याद होना चाहिए कि SDG नंबर 6 ये कहता है, SDG नंबर 7 ये कहता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है PCS वगैरह में, और UPSC में तो डायरेक्ट अभी इस पे क्वेश्चन ऐसे नहीं आया हुआ है, लेकिन आपको मेंस आंसर में ये बहुत जरूरी होता है, वैसे भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कि आप सही तरीके से खाना खाएं और सही तरीके से उसको प्रोड्यूस भी करें। 13वां है क्लाइमेट एक्शन, ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर एक काम सभी लोग करें। लाइफ बिलो वाटर, मतलब कि जो जीवन है पानी के नीचे उनको भी हमको रोकथाम करनी है,
पानी के नीचे जैसे मछलियां हैं, बहुत सारे जो जीव जंतु रहते हैं उनकी। लाइफ ऑन लैंड 15वां है, मतलब जो लैंड पे, जो जमीन पे जो जीवन है उनका भी हमको रोकथाम करनी है। 16वां है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि शांति और न्याय मिले सभी को, और जो हमारे इंस्टीट्यूशन हो वो स्ट्रांग हो, मजबूत हो। 17वां है लास्ट है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, जो भी हमको गोल अचीव करने हैं उसके लिए हमको पार्टनरशिप बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये है 17 यूनाइटेड नेशन के गोल, इनको बोलते हैं एसडीजी गोल। ये आपको 1 से लेकर 17 तक याद होनी चाहिए, सीरियल वाइज याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 13वें पे क्या है, 14वें पे क्या है, 15वें पे क्या है, 16वें पे क्या है, इस तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको क्योंकि 2015 से लेकर 2030 तक का टारगेट है, और भारत सरकार ने भी इस जो एसडीजी गोल है इसको साइन किया हुआ है। साइन मतलब हस्ताक्षर किया हुआ है, और कहा है कि हम अपने देश में इसको पूरी तरीके से लागू करेंगे। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि हमने इसमें कितनी, इस हर एक एक गोल में हमने कितनी बढ़ोतरी की। ठीक है, उसको हम देखते हैं कि बढ़ोतरी कितनी की है, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या मुश्किलें आ रही हैं और सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। ठीक, तो अभी आप लोग एक एक करके बताइए। पहला है जैसे कि नो पावर्टी, नो पावर्टी पहला है, नो पावर्टी यानी कि गरीबी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग बताइए गरीबी हट गई क्या इंडिया से? भारत से गरीबी हट गई है? भारत से गरीबी हट गई है क्या? पहला बताइए सभी लोग, भारत से गरीबी हट गई है? अब कोई गरीब कहीं दिखता नहीं है? गरीबी के मारे कोई मरता नहीं है क्या? अपना एक्सपीरियंस बताइए। अब आप ही लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, आप ही लोग उसका आंसर भी करोगे, आप ही लोग सोल्यूशन भी बताओगे, इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, गरीबी हट गई है भारत में। अभी हाल ही में जो ये बीपीएल कार्ड बनता है, बीपीएल कार्ड में कम से कम 40 करोड़ ऐसे हैं जिनका बीपीएल कार्ड बनता है। बीपीएल कार्ड क्या होता है? बिलो पावर्टी लाइन, यानी कि जो पावर्टी है, जो एक गरीबी है, उससे नीचे, गरीबी रेखा से नीचे कई सारे लोग रहते हैं। 40 करोड़ हमारे देश में कम से कम ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अभी जो ये कोरोना काल आया उसमें 80 करोड़ लोगों को ये राशन दिया जा रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो खाने से एटलीस्ट ना मरे। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ अभी एक जो गरीबी है वो हट नहीं गई है, पूरी तरीके से हटी नहीं है। अभी हमारे यहाँ भी बहुत ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गरीब है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे गरीब बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब इसमें बताइए गरीबी हमारे यहाँ हटी नहीं है। एक तो हमने डेटा ये समझ लिया कि गरीबी जो है अभी इंडिया में हटी नहीं है। तो क्या 2030 तक हम अपने पूरे देश में एक भी गरीब नहीं होने देंगे? ऐसा हम उस दिशा में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्या? ऐसा हम उस दिशा में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि गरीबी पूरे, कहीं भी गरीबी रहेगी ही नहीं? ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि गरीबी कहीं होगी नहीं, गरीबी नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग गरीबी रहेंगे। अब देखिए गरीबी की बहुत सारी पैमाने हैं कि गरीबी को आप किस तरीके से मेजर करते हैं। बहुत सारे पैमाने हैं कि गरीबी का मेजरमेंट किस किस तरीके से होता है। जैसे क्या होता है कि जिसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, कि मतलब मान लीजिए मैं 100 रुपए मैं 1000 रुपए दिन में कमाता हूं और आप 100 रुपए कमाते हैं, तो आप मेरे कंपैरिजन में क्या नाम गरीब हुए। ठीक है, मेरी सैलरी बढ़ गई 1000 से 1500 हो गई, आपकी 100 से 150 ही हुई, तो आप तब भी मेरे नजर में क्या नाम गरीब ही रहेंगे। तो ये पावर्टी जो है, ये गरीबी जो है, ये जिसको बोलते हैं रिलेटिव है, एक दूसरे के सापेक्ष में चलती है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक मानी जाती हैं कि अगर इतना मिल जाए तो इसके ऊपर उसको बोलते हैं कि अब वो मिडिल क्लास की जिंदगी जी सकता है। ठीक है, तो अभी हमारा देश पूरी तरीके से गरीबी की तरफ घटते हुए दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ असमानता बहुत है। एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया कि 5% दुनिया, हमारे देश के 71% जो प्रॉपर्टी है, 71% जो पूरे देश की जो संपदा है, वो केवल 5% लोग ऐसे हैं जिनके 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 बराबर। मतलब क्या क्या कहा मैंने कि 71% के पास जितनी प्रॉपर्टी है वो 5% पूंजीपति हैं, उनके बराबर प्रॉपर्टी है। मैंने कहा कि 71% हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनकी संपदा, वो जो टॉप के उद्योगपति हैं उनकी संपदा के बराबर। यानी कि हमारे यहाँ असमानता बहुत है। ठीक है, गरीबी अमीरी में, तो अभी इसको बांटना थोड़ा सा कम है। अब इसके लिए, पावर्टी खत्म करने के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए, अब बताइए चुनौतियां क्या क्या है।
क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, आज हम 2-3 देखेंगे एसडीजी को, उसके बाद कल भी हम एसडीजी पे बात करेंगे कि हमारे यहाँ क्या क्या चुनौतियां हैं। आप ही लोग इसका आंसर करोगे कि अभी ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। इसको आंसर ये एसडीजी वाला जो टॉपिक है कल भी इसको डिस्कस करेंगे, आज 2-3 डिस्कस कर लेंगे बस। ठीक है, कि एसडीजी जो है इसमें इंडिया कहाँ पे है, क्या हर्डल आ रही है, क्या होना चाहिए। तो बताइए अब इस गरीबी को हटाने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, बताइए सभी लोग सोचिए, थोड़ा सा सोचिए आप लोग कि अगर आपको मान लीजिए आपके गांव में किसी को गरीब है कोई, और आप उस देश के उस गांव के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उस गांव के मुखिया हैं, तो आपको कहा जाए कि इसमें इनकी गरीबी हटाना है। तो जब उसकी गरीबी हटाने जाएंगे, सोचिए जरा कि उस गरीबी को हटाने के लिए क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। रोजगार नहीं, रिसोर्सेज नहीं, पॉपुलेशन नहीं, और बताइए हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, करप्शन देख रहे होंगे, करप्शन, हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एक आता है, उसमें हम क्या नाम दुनिया के 150 देशों में हम 110 या 105वें नंबर पे रहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं। हमारे यहाँ कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है वो लीकेज बहुत होती है। लीकेज का मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ बीच बिचौलिए बहुत है, मिडिल मैन जिनको बोलते हैं बहुत है। आप क्या नाम राशन कार्ड बनवाने जाइए, कुछ भी राशन कार्ड कुछ भी करने जाइए, तो उसमें देखिए कि क्या नाम बहुत ज्यादा करप्शन है, बीच बिचौले बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोई भी रोड बनने को कहा जाए, या कोई भी रोड हॉस्पिटल या स्कूल बनने को कहा जाए, देखिए वहां पे थर्ड क्वालिटी का मटेरियल लगता है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे कारण हैं पॉवर्टी के कम होने के। हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, हमारी जो आर्थिक नीति है, वो कहीं ना कहीं क्या नाम पूंजीपतियों की तरफ दिखाई देती है। उनको टैक्स में छूट मिल जाता है, लेकिन क्या होता है, गरीब आम लोगों को खूब टैक्स लगाया जाता है। जैसे दूध पे टैक्स लगा दिया गया है, ठीक है, अब दूध देख रहे होंगे 30-35 रुपए किलो आधा लीटर बिक रहा है। ठीक है, बहुत सारे कारण है। और जो हमारे चुनाव पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, चुनाव पे इतना अथाह पैसा खर्च होता है, उसका असर कहाँ पड़ता है, महंगाई बढ़ती हुई चली जाती है। महंगाई जब बढ़ेगी तो लोग ऑटोमेटिक गरीब होंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्टेज में। ठीक है, बहुत सारे कारण है इसके। अब इसका सोल्यूशन बताइए। अब मान लीजिए आप उस गांव के प्रधानमंत्री हैं, या डीएम है, या प्रधान है, जो भी आपको मानना हो मान लीजिए। अब आपके पास पता चल गया कि हमारा ये लक्ष्य है, हमको हमारा ये अर्जुन की तीर की तरह हमको पता चल गया कि हमारा ये लक्ष्य है, लेकिन उसके बीच में ये समस्याएं भी आ रही हैं। अब आप ही को डील करना है उस समस्याओं से। तो आप बताइए, आप क्या नाम अगर आप पीएम होते, सीएम होते, या डीएम होते उस इलाके के, ठीक है, तो आप बताइए उस समस्याओं का डील कैसे करते, ये गरीबी से आप कैसे डील करते। कुछ नया तरीका बताइए कि आप मान लीजिए 100 लोगों का गांव, 100 लोगों का गांव है, इसमें से 20 लोग गरीब है। ठीक है, अब 20 लोग गरीब है, इन्हीं कारणों से गरीब है जो आप लोगों ने कारण बताया कि रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, रोजगार की कमी है, एजुकेशन में कमी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अब यह सब प्रॉब्लम है, 20 लोगों को आपको गरीबी से निकालना है। आप बताइए कैसे इसको दूर करेंगे, गरीबी से दूर कैसे करेंगे। एजुकेशन देंगे, चलिए ठीक है, एजुकेशन हो गया। और बताइए और कैसे दूर करेंगे, बताइए सभी लोग। गरीबी खत्म करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप 100 गांवों को लीड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें 80 लोगों को क्या नाम रोजगार है, गरीबी नहीं है, 20 लोग गरीब है। ठीक है, बहुत जैसे आप क्या नाम, आपको मैंने कहा कि आप उस गांव के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, या चीफ मिनिस्टर है, डीएम है। तो अगर मैंने कहा कि इनको गरीबी दूर करनी है, तो क्या हुआ, ये लोग जो 80 लोग हैं, इसमें से सभी, ऐसा तो है नहीं कि सभी 2000-5000 कमाते होंगे। कोई 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 हाँ, स्किल पे काम करना होगा, अच्छी बात। कोई क्या नाम बहुत ज्यादा पैसा कमाता होगा, कोई कम पैसा कमाता होगा, कोई एवरेज पैसा कमाता होगा। तो अगर आप सरकार है तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं उनके ऊपर टैक्स लगा सकती है। ठीक है, उनके ऊपर टैक्स लगा सकती है। मान लीजिए कि आपके गांव की एक लिमिट है कि सबसे ज्यादा जो कमाते हैं वो 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो 1 लाख रुपए पे आप 20% टैक्स लगा दीजिए, तो वो 20,000 रुपए मिल जाएगा। उसको 20,000 रुपए को इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीका आप ढूंढिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन लोगों में तरीका ढूंढिए। और जो ये इससे क्या होगी, अगर आप सबके में टैक्स लगाएंगे तो गरीब और अमीर के बीच में थोड़ा सा खाइयां में बढ़ेंगी, कम होंगी। ठीक है, इनइक्वालिटी जो होगी वो भी कम होगी। जो आपको 20,000 रुपए मिले, उसको आपकी क्या कीजिए, मान लीजिए 5 लोग 1 लाख रुपए कमाते हैं, 5 लोग 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो 20 पंचे 100, यानी कि 1 लाख रुपए हम आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है,
तो अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसको बांट देंगे, सोचते हैं इसको बांट दिया जाए सब जो गरीब है। अगर आप गरीबों में ऐसा पैसा बांटने लगेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, आप उनको एक तरीके से अपने ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अपने ऊपर निर्भर कर रहे हैं कि हमको हमारे माई बाप पैसा देंगे तो हम जिंदा रहेंगे। ठीक है, आप क्या नाम आज के युवा हैं, तो आज के युवा क्या नाम आगे की भी सोचते हैं ना कि हमको इनको अपने ऊपर डिपेंड नहीं करना है, हमको इनको सक्षम बनाना है। जैसे बोलते हैं ना कि मछली पकड़ना सिखाना है, ये नहीं कि उनको डायरेक्ट उनके मुंह में मछली दे देना है, उनको मछली पकड़ना सिखाना है, जिससे वो आगे अपने लिए वो मछली पकड़ना सीख जाए, किसी के भरोसे ना रहे। ठीक है, तो किसी ने एक पॉइंट बताया था कि स्किल देंगे। अब 1 लाख रुपए मान लीजिए आपको टैक्स करके आ गया, तो 1 लाख रुपए में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप, कुछ नए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, वहां पे एक नई 1 लाख रुपए में छोटा मोटा रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 100 लोगों का घर है, गांव है, वहां में कुछ तो उनके पास स्किल होगी ना, कुछ लोग ड्राइविंग करते होंगे, कुछ लोग ये करते होंगे। अब मैंने उसमें कहा था ना, आपको ध्यान होगा, एक लोग इस दिन मैंने क्लास में बताई थी कि 20 लोग हैं, अगर ये गरीब है तो इनकी मैपिंग कर लीजिए आप कि इसमें से कंप्यूटर कौन अच्छा चला लेता है, लिख कौन लेता है, बोल कौन लेता है, घास कौन काट लेता है। ये मतलब कई सारे तरीके हो सकते हैं ना, कि केवल एक ही तरीका तो है नहीं कि किसी सबको एक ही उसमें बांट दिया जाए। आप सबकी अपनी अपनी स्किल होगी। ठीक है, तो अपनी अपनी स्किल, सबकी अपनी अपनी स्किल के अनुसार एक मैपिंग बना लीजिए, एक मैप कर लीजिए कि इतने लोग ये काम का अच्छा कर लेते हैं, इतने लोग ये काम का अच्छा कर लेते हैं, इतने लोग ये काम अच्छा कर लेते हैं। उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लीजिए, जो आपके पास 1 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है। ठीक है, उसके हिसाब से प्लानिंग कर लीजिए कि हमको इतने लोग हैं, इनको अगर गरीबी रेखा से बाहर करना है तो हमको ये देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत कुछ सोचा जा सकता है, इस पे बहुत कुछ किया जा सकता है। तो अभी मैंने बस एक ही पॉइंट बताया कि एसडीजी जो है हमारा, वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मैंने एक पॉइंट को कवर किया कि नो पॉवर्टी, यानी कि हमारे यहाँ जो गरीबी है वो भी बहुत ज्यादा है, उस दिशा में भी और भी बातें करेंगे। तो कल और परसों इस पे और मैं एक एडिटोरियल लूंगा 2। ठीक है, इसको डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि एसडीजी में हम अभी कितना पीछे हैं, क्या काम कर रहे हैं, हमारे पास क्या क्या कमियां आ रही हैं और आगे क्या हो सकता है। ठीक है, इससे आप लोगों को थोड़ा सीखने को भी मिलेगा, आप ही लोग उसमें नए नए पॉइंट बताओगे, आप ही लोग उसमें प्रॉब्लम बताओगे, सोल्यूशन भी आप ही लोग बताओगे। ठीक है, तो कल इस परसों इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो एक इसका प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 2016 में सतत विकास लक्ष्य के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों को पहली बार 1972 में क्लब ऑफ रोम नामक एक वैश्विक थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करना है। अब इसमें अगर ये 1972 में तो आया था, लेकिन क्लब ऑफ रोम ने नहीं किया था इसको, क्लब ऑफ रोम ने नहीं किया था, किसी और दूसरे इंस्टीट्यूट ने किया था, इसलिए पहला गलत हो जाता है, दूसरा सही है। ठीक है, ये 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको 2016 का क्वेश्चन है, इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक, थोड़ा सा आप लोगों को सोचने का तरीका बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि आप लोग थोड़ा सा थिंकिंग लेवल भी बढ़े। एडिटोरियल पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपना कथा बांच दूं, आप लोग उसको लिख लीजिए। ठीक है, कथा बांचने का मतलब नहीं है कथा बांचूं, और लेकिन आप लोग भी कथा थोड़ा बांचना स्टार्ट कर दें। ठीक है, थोड़ा आप लोग भी सीख जाएं रामायण कहना, तब मजा आएगा समझने में। ठीक है, और एक पॉइंट है कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत के प्रयासों को आलोचनात्मक विश्लेषण करें। लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है, 250 शब्दों में लिखना है। अगर आप लोग लिख पाए तो बहुत बेटर है। ठीक है, लिख पाए तो बहुत बेटर है। उसको अभी ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे मैंने अपलोड करवा दिया है, अपनी तरफ से लिख पाए तो बहुत बेटर है, नहीं तो मैं कल इसका डिटेल में बताऊंगा अभी कैसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे इसको लिख सकते हैं उसको मैं बताऊंगा। 250 शब्दों में लिखना है। अगर आपको 1 पेज 2 पेज 3 पेज जो समझ में आए उसको आप लोग अपलोड कीजिए। ठीक है, मैं उसको आंसर भी देखूंगा, कल मैं इसको डिटेल में बताऊंगा अभी। ठीक है, कैसी लगी अभी आज की क्लास जरूर बताइएगा। कैसी लगी आपको क्लास, समझ जरूर बताइएगा। केस स्टडी कैसी थी, एडिटोरियल कुछ समझ में आया या नहीं आया। जो लोग बाद में देखेंगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट पढ़ के हमको भी अच्छा भी लगता है कि आपको क्लास कैसी लगी, केस स्टडी कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, एडिटोरियल समझ में आया नहीं आया। जो भी आपके व्यूज होंगे अच्छे बुरे सभी ले सकते हैं आप फ्रीली। ठीक है, ठीक, और ये टाइम डिसाइड कर लेंगे, इसको आज डिसाइड कर लेंगे कि कब क्या टाइम रहेगा, किसी क्लास नहीं छूटने पाएगी। जो लोग बाद में देखेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हो सके तो प्लीज शेयर कीजिएगा। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।